गुड मॉर्निंग। आपने सिलेबस तो समझ ही लिया होगा, है ना। मुझे जो टास्क दिया गया है वो दिया गया है एक सब्जेक्ट, कह लो इसको, या इसको पूरी एक सिलेबस विषय कह लो, है ना। सामाजिक अध्ययन 60 नंबर का आता है, आपको बता ही दिया है ना। अब इसके अंदर क्या है कि बहुत सारी विषय दे रखी हैं सामाजिक अध्ययन के अंदर। इतिहास भी है, भूगोल भी है, राज्य व्यवस्था भी है, सामान्य विज्ञान भी है ना। कई सारी विषयों का इसमें समावेशन है। तो हमको क्या करना है कि इन सारी विषयों का एक कॉन्सेप्ट बनाना है अपने मन में। जैसे हिस्ट्री है, मैं लिख देता हूँ कौन कौन सी विषय हैं इसके अंदर, आप भी नोट करते चलो। इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और पर्यावरण एवं विज्ञान। अब कुछ टॉपिक भूगोल में भी ऐसे हैं जो कि इकोनॉमी से लिंक हैं, जैसे एग्रीकल्चर है। लिख लिया। इसके लिए आप बिना लाइनिंग वाली कॉपी यूज करिए, नोट्स अच्छे बनेंगे उसमें, ठीक है। अब एक एक करके हम यहाँ से अगर इसको देखें कि हमें पहले इतिहास खत्म करना है। इतिहास का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा दे रखा है उसमें। जैसे इतिहास में शुरुआत से हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें पूरा। हड़प्पा सभ्यता से लेके मध्यकालीन भारत तक कैसे हमारे समाज का विकास हो रहा है, सामाजिक पहलू दे रखे हैं। क्योंकि हमें सामाजिक अध्ययन में जो महत्वपूर्ण विषय है सीटेट के बारे में, वो हमें ध्यान देना है सामाजिक पहलू। जैसे कि सामाजिक पहलू क्या होते हैं, सामाजिक पहलू में जैसे कि नारी से संबंधित मुद्दे, महिलाओं से संबंधित, परिवार से संबंधित मुद्दे, जातियों से संबंधित मुद्दे, इन पर क्या है कि हमें स्पेशली फोकस करना पड़ेगा कि प्राचीन काल से आधुनिक भारत तक कैसे महिलाओं के सामने, नारियों के सामने, परिवार के सामने, जातियों के सामने कुछ ना कुछ नए नए चैलेंजेस आते रहे हैं, ठीक है। तो सामाजिक पहलू सामाजिक अध्ययन में हर विषय में से, भूगोल में जब हम जाएंगे तो भूगोल में हम क्या देखेंगे कि जनजातियों के बारे में विशेष पहलू देखेंगे, है ना। तो फोकस क्या रहना है सामाजिक अध्ययन में, सामाजिक पहलू। हालांकि हर विषय में अलग अलग पहलू होते हैं, वो मैं अभी जब विषय को शुरू करूंगा तो बताऊंगा कि हर विषय के अलग अलग जो पहलू होते हैं वो कितने होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे चलो पहली विषय शुरू करते हैं, इतिहास। ठीक है, इसमें छोटी सी बात है कि इतिहास क्या है। सीटेट की दृष्टिकोण से या किसी अन्य एग्जाम की दृष्टिकोण से हमें तो क्या करना है, विषय को समझना है। आप देखोगे किसी भी एग्जाम में आज की डेट में जो सवाल बनते हैं वो किसी कॉन्सेप्ट पे बेस बनते हैं कि आपने विषय को समझा कैसे है, ना कि कोई अब फैक्चुअल एग्जाम की तरह के कि सीधे सीधे फैक्ट पूछ लिए। फैक्ट कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे कि अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे और कॉन्सेप्ट के अंदर ही हम फैक्ट को याद करने की एक कला सीखेंगे, ठीक है। इतना करेंगे, हमें अलग से कोई फैक्ट नहीं याद करने हैं। अलग से फैक्ट याद करने के लिए वो सब लिस्टिंग वगैरह प्रोवाइड हो जाएगी आपको, तो आप लिस्टिंग को याद कर लेना, ठीक है, अलग से। लेकिन लिस्टिंग को याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने मन में एक कॉन्सेप्ट या माइंड मैप बनाना पड़ेगा। क्या होता है कभी कभी, जैसे कि मान के चलो आप एक तालाब में मछली पकड़ने गए, आप तालाब में कूद जाना, वो मछलियों से भरा हुआ तालाब है। जब आप उसमें तालाब में कूदोगे और काफ़ी सारी अपने हाथों से मछलियां पकड़ने की कोशिश करोगे, आप 1 घंटे मेहनत करना, 2 घंटे मेहनत करना, 3 घंटे मेहनत करना, और एंड ऑफ द रिजल्ट क्या रहेगा, आपके हाथ में एक भी मछली नहीं आएगी। अब आप क्या करोगे, दूसरी विधि आप अपनाओ कि तालाब के किनारे इत्मीनान से बैठो, आराम से एक जाल बुनो बढ़िया सा। अब जाल बुनने के बाद अब मछलियां पकड़ो। अब कितनी मछलियां पकड़ सकते हो आप, अनलिमिटेड, है ना।
तो ऐसे ही तथ्यों का जो खेल है हर विषय के अंदर, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, भारतीय राज्य व्यवस्था हो, सामान्य विज्ञान हो, इन सब के अंदर जो तथ्यों का समावेशन है उनको आपको अगर कैप्चर करना है और लंबे समय तक, दीर्घकालिक समय तक आपको अपने मन में स्थिर करके, स्टोर करके रखना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हर विषय का एक माइंड मैप तैयार करो। माइंड मैप यानी कि उदाहरण लो, उससे एक तालाब के किनारे बैठे हुए जाल तैयार करो और फिर अब उसमें से जाओ, हर विषय की जितनी मछलियां पकड़ना चाहोगे, जितने तथ्य बटोरना चाहोगे, वो इजीली बटोर सकते हो। क्लियर? तो हम हर विषय का क्या करेंगे, एक मानचित्र अपने दिमाग में तैयार करेंगे कि कौन सी चीज कहाँ सेटल करनी है। उस सेटलमेंट के बाद अब कितने भी फैक्ट पढ़ोगे आप, चाहे एग्जाम में आए हुए प्रश्न, उनसे निकाले हुए फैक्ट पढ़ो, है ना, आने वाले बनने वाले संभावित प्रश्नों को, उनसे आने वाले फैक्ट को पढ़ सकते हो। सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है विज्ञान विषय में, कि फैक्ट को हम याद नहीं कर पाते, फैक्ट हमें याद नहीं हो पाते। अब मैं ये पूछूं कि हरियाणा का गठन किस वर्ष हुआ, एकदम क्लिक नहीं करेगी माइंड में कोई चीज। अभी मैं आपको ये पूछ लूं कि हड़प्पा सभ्यता में डॉकयार्ड कहाँ से मिले, एकदम क्लिक नहीं करेंगी चीजें। आपको एकदम कोई चीज क्लिक करेगी, कब करेगी, वो जब आपके मन में वो कोई मानचित्र, माइंड मैप बना हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर विषय का एक मैप क्रिएट करेंगे। तो इतिहास क्या है, एक तो हमें ये जानना है, दूसरा जानना है कि जब हम इतिहास को बनाते हैं, इतिहास को हम जानते हैं, तो जानते कैसे हैं, इतिहास के स्रोत क्या है, सोर्स। यानी आप ये बताओ, जिस समय पे मैं नहीं रहा हूँ, मुझे पढ़नी आज से 1000 साल पहले की कोई बात, 2000 साल पहले की कोई बात पढ़नी है, मुझे कोई बात जाननी है मुझे, तो मुझे वो बात जानने के लिए किस चीज का प्रयोग करना पड़ेगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्रोत। यानी कि इतिहास की जानकारी के स्रोत, सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हिस्ट्री। आप हिस्ट्री के बारे में कहाँ कहाँ से जान सकते हो। ठीक है, एक तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है अपने मन में। तीसरी चीज, पूरे इतिहास को समाहित करने के लिए हम एक नई चीज लेके आ रहे हैं, वो है कि इतिहास का वर्गीकरण। अगर हम क्लासिफिकेशन इस चीज का कर लेंगे और मन में अपने में एक क्लासिफिकेशन रख लेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री क्या है, मीडिएवल हिस्ट्री क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, टाइम पीरियड कितने से कितने समय तक एंशिएंट रही, मिडिवल कितने से कितने समय तक रही, मॉडर्न कितने से कितने समय तक रही। यानी कि वर्गीकरण में हमें दो चीज का ध्यान रखना है, एक तो समय कितने से कितने का। ठीक, अब ये बताओ, आप वर्तमान में इस क्लासरूम में बैठे हो, तो आप इतिहास को जानोगे तो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक टाइम पीरियड सेट करोगे, तभी तो इतिहास के बारे में जान पाओगे। और दूसरी चीज क्या सेट करोगे, देश। देश को बोलते हैं हम स्पेस, कोई स्थान, जैसे कि स्पेस, जैसे कि अब मैं बोलूं आपको कि आज से 500 साल पहले भारत का इतिहास, भारत क्या हुआ, एक स्थान, भारत क्या हुआ, स्थान, देश। ठीक है, प्लेस भी बोल सकते हैं हम इसको। तो हमें क्या चीज ध्यान रखनी है, प्लेस, जैसे कि लाइक भारत। ठीक, और दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, समय। समय यानी कि जिसको हम काल भी बोलते हैं, काल, इंग्लिश में हम बोलते हैं टाइम। ठीक, जैसे कि 500 साल पूर्व, कि ईसा पूर्व, कि ईसवी, ठीक है, कि सन, वो सब क्या है, समय और काल। दो चीजें ध्यान रखनी है, क्या, स्पेस एंड टाइम। अब हम क्या करेंगे, स्पेस एंड टाइम को ध्यान में रखते हुए, माइंड में रखते हुए हम इतिहास का क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अगर वो हम सारी चीजों को क्लियर कर लेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है स्पेस एंड टाइम के आधार पे, तो हम इतिहास को इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। चलो एक एक करके इन चीजों को बता देता हूं। इतिहास क्या है, देखो, इतिहास में एक छोटी सी लाइन लिखवा देता हूं, वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन। अतीत लिखा है, ये अतीत, पास्ट। ठीक है, वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन, वही वाली बात जो मैंने अब तक समझाई है वो आ गई इस डेफिनेशन में। जितना भी पास्ट में बीत चुका है उसको क्या करना है, वर्तमान के प्रकाश में उसका अध्ययन करना है। ठीक है, वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन, अतीत यानी पास्ट,
कहते हैं ना तुम्हारा अतीत क्या है, तुम्हारा पास्ट क्या है, तुम्हारी हिस्ट्री क्या है। लिख लिया। अच्छा, अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या है। मैंने पहले बोला था कि इतिहास को जानने के लिए हमें किसी ना किसी सोर्स की जरूरत पड़ेगी। दो सोर्स होते हैं मेनली, एक होता है अमूर्त जो माइंड में होता है, एक होता है मूर्त जिसको हम देख सकते हैं, जैसे कि ताजमहल की बिल्डिंग। अब हम ताजमहल को देख के सोचेंगे मन में कि किसने बनवाई होगी, हम सोचेंगे अच्छा वो शाहजहां उस समय पर रहे होंगे, मुगल काल में उन्होंने बनवाई थी। तो हमने क्या किया कि इमारत के द्वारा यानी ताजमहल के द्वारा हमने उस शासक को जाना। तो यानी कि हमने किसी सोर्स के द्वारा, मूर्त सोर्स के द्वारा हमने उस शासक की हिस्ट्री के बारे में जाना। ठीक है। कुछ होते हैं कल्चरल सोर्स, सोर्स तो मैनी होते हैं लेकिन दो तरीके से बांटे जाते हैं। कौन कौन से? मूर्त और अमूर्त। ठीक है। सोर्स कौन कौन से होते हैं? मूर्त और अमूर्त। तो अमूर्त सोर्स कौन से होते हैं और मूर्त सोर्स कौन से होते हैं? इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। और मूर्त को बोलते हैं कॉन्क्रीट। ठीक है। लिख दूं इंग्लिश में? एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट। इंग्लिश भी पूछी जाती है आपके एग्जाम में? अच्छा चलो, इंग्लिश भी आ जाएगी। अमूर्त में क्या होगा? अमूर्त में वो चीज जो हमने अपने माइंड से उपजाई है या माइंड में रखी हुई है, जैसे कि कल्चर है, लिटरेचर है, डांस है ना, इन सब के आधार पे। अब जब हम अमूर्त में जाएंगे तो हम उसको बोलते हैं, उदाहरण के लिए जैसे कि मैंने ले लिया कोई साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। साहित्य तो समझते ही हैं आप। जैसे कि हम शुरुआत में जाएंगे कि वेद लिखे गए, वेदों से हम क्या करेंगे? एंशियंट टाइम के, वैदिक काल के टाइम खंड का यानी कि उसके टाइम का और स्पेस का वर्णन। ठीक है। ऐसे ही जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे बौद्धिक साहित्य, जैन साहित्य। कुछ यात्री आते रहे समय समय पर भारत में, उन यात्रियों ने क्या किया कि वो भारत में आए, जैसे कि हुइनसांग आ रहे हैं, फायान आ रहे हैं, है ना, इटसिंग आ रहा है, इब्न बतूता आ रहा है, यूनानी, उससे पहले चीनी यात्री आ रहे हैं। वो यात्री जितने भी यहाँ आते गए उन्होंने यहाँ के सामाजिक अध्ययन को किया और यहाँ के स्पेस एंड टाइम के हिसाब से इसके अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ की हिस्ट्री को व्याख्यायित किया। ठीक है। जैसे कि आप देखोगे कि गुप्त काल के समय पे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे फायान आ रहा है, फायान आ रहा है, फोक्यो की लिख रहा है। तो फोक्यो की जो लिखी गई वो क्या है हमारे लिए? साहित्यिक स्रोत। ठीक है। साहित्यिक स्रोत कैसे स्रोत है? अमूर्त। और अमूर्त जो होते हैं, अमूर्त स्रोत जो होते हैं वो इतिहास की जानकारी के स्रोत में एक स्रोत है। ठीक है। ऐसे ही जब मूर्त में आएंगे तो मूर्त में हम पढ़ते चलेंगे समय समय पे कि किसने कौन से सिक्के चलवाए। क्या देखेंगे? सिक्के हैं। समय समय पे हम देखते जाएंगे कि मिट्टियों के बर्तन बनाए गए जिनको हम मृद भांड बोलते हैं, मृद भांड। इमारत, भवन। ठीक है। कुछ स्तंभ, शिलालेख, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें मूर्त में। इतिहास के अध्ययन के समय हमें इन जानकारियों के स्रोत का भी जब हम अध्ययन करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो हमें थोड़ी सी जानकारी और सटीकता बरतनी पड़ती है, सावधानी बरतनी पड़ती है। क्यों होता है कि साहित्यिक स्रोत में कभी कभी कुछ बातें गलत लिखी होती हैं। जैसे कि जब वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे गुप्त काल में फायान आया था तो फायान ने यहाँ के समाज के बारे में कुछ गलत सलत बातें लिख दी, जैसे कि 7 जातियां बता दी थी। हाँ, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, जैसे बढ़ा चढ़ा के बात लिख दी। तो हमें उन चीज़ों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना होता है। वो सब हमें कहाँ मिलेंगी? अमूर्त में। मूर्त में कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हो आप। मूर्त में मान के चलो मुझे अभी यहाँ से तांबे के सिक्के मिले तो मिले। सिक्के पे अगर किसी के पे एक तरफ अरबी में लिखा है, एक तरफ संस्कृत में लिखा है, तो मुझे पता है कि ये शासक ने चलाए थे, उसका नाम भी होगा, है ना। हम पूरे इतिहास में क्या करते हैं कि ये वाली कॉइन्स किसने चलाई, ये वाली इमारत किसने बनवाई, है ना। तो इन सारी चीज़ों का जो हमारे पास कॉन्क्रीट वो निकल के आता है, एक मूल्यांकन निकल के आता है, हम उससे क्या करते हैं? इतिहास का। ठीक है।
अब देखो इसी आधार पे, किस आधार पे, इसी आधार पे हम क्या करेंगे, इतिहास का वर्गीकरण। ठीक है, अब देखो पढ़ने के हिसाब से तो हम इसको बांट लेते हैं 3 भागों में। कौन कौन सा, एंशियंट, मीडिएवल और मॉडर्न। एंशियंट को बोलते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, इसको हम बोलते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, हम इसको बोलेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, क्लियर, यहां तक लिख लिया। हम क्या पढ़ रहे हैं, बोलते चलो आप लोग, सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन के साथ हमने देखी बहुत सारी विषय पढ़नी है, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, एनवायरनमेंट है, ठीक है, इकोनॉमी है, सारी विषय पढ़नी है। उस विषय में से हमने पहली विषय कौन सी उठा ली, हिस्ट्री उठा ली। हिस्ट्री उठाने के क्रम में हमने देखा कि हिस्ट्री क्या होती है, समझा। दूसरी चीज हमने समझी कि हिस्ट्री को हम जानते कैसे हैं, हिस्ट्री के हमने जानकारी के स्रोत देखे, जिसमें कौन कौन से स्रोत निकले, 2 पता है कौन कौन से, अमूर्त और मूर्त। अमूर्त में हमने देखा साहित्यिक स्रोत वगैरह, वो सब चीजें हैं जो हम जैसे जैसे इतिहास में देश काल में आगे बढ़ेंगे, देश काल पता है ना, स्पेस एंड टाइम बताया था अभी, कि इतिहास में हमें किस चीज का अध्ययन करना होता है, ध्यान में रख के, स्पेस एंड टाइम। क्लियर, अब हम इन स्रोत के आधार पर आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, इतिहास का वर्गीकरण। आपका अगर ये क्लासिफिकेशन जो क्लियर हो जाएगा ना, कि इतिहास का क्लासिफिकेशन आपको अगर करना आ जाए, तो आप इतिहास को बड़ा इजीली याद कर सकते हो। हालांकि इतिहास बहुत ऐसी सब्जेक्ट है कि याद नहीं रहती हैं चीज़ें, कि कौन सा शासक था, कौन सा युद्ध कहाँ हो रहा है। अगर आप स्पेस एंड टाइम को ध्यान में रखो और क्लासिफिकेशन आपका क्लियर हो, ठीक है, डिस्टिंक्ट हो, नॉलेज क्लियर हो, सुस्पष्ट हो। आपकी अगर ज्ञान को, विषय को पढ़ने के क्रम में सुस्पष्टता नहीं है, तो आप आज के दौर के एग्जाम के किसी भी सवाल को हल नहीं कर पाओगे। आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, आपको क्या करना है, आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, स्पष्टता, क्लियर होना चाहिए, वो ज्ञान डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है, उसमें उलझन नहीं होनी चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो हम वर्गीकरण करने के क्रम में हमने क्या क्या देखा था, हमने वैसे तो हम 3 भागों में पढ़ रहे थे, कौन कौन सा, एंशियंट में बांट रहा था हमने, और मिडिवल में बांटना है, और मॉडर्न में बांटना है। अब हम क्या करेंगे, एंशियंट को पहले पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वर्गीकरण में हमने एंशियंट उठा ली, तो एंशियंट को उठाने के क्रम में हम एंशियंट को भी 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में। अलग से डाल लो हेडिंग कि एंशियंट प्राचीन भारत का इतिहास। एंशियंट को बांटने के लिए सबसे पहले तो हम बांटेंगे प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिकल, प्रो हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल, ठीक है। ये क्या है सब, काल। काल हमने बताया था ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इसको, टाइम, ठीक है। अब टाइम के आधार पे आरंभ से 10,000 BC तक। अच्छा, BC AD ये समझ में आता है आपको, BC क्या है, AD क्या है। हाँ, उल्टा चलता है, देखो मैं बताता हूँ। आप एक चीज मान लो, यहाँ पे ईसाइयों में मान्यता है कि यहाँ पे ईसाइयों के जो आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक देवता और ईसा मसीह जो उनके गॉड हैं, उनका जन्म हुआ, उन्होंने यहाँ 0 मान लिया इसको, ठीक है।
जीरो से पीछे को कोई डेट होगी, वो होगी क्राइस्ट के जन्म से बिफोर, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। यानी मान लो यहाँ क्या हुआ है, क्राइस्ट का जन्म हुआ है, जन्म, जन्म से पहले जो भी चीजें घट रही हैं वो क्या है, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो मान के चलो मैं यहाँ से, हमारा अगर मान लो आरंभ हो रहा है पृथ्वी का या समाज का या भारत का या इतिहास का आरंभ हो रहा है, तो हम इधर को चलेंगे तो क्या करेंगे, इधर को घटाएंगे ना, जीरो की तरफ जा रहे हैं तो मान लो धीरे धीरे यहाँ से मान लो जीरो से शुरू करा, मान लो 10,000 आरंभ से, आरंभ जीरो नहीं लगाते हैं यहाँ पे, हम क्या लगाते हैं, आरंभ से, हाँ पीछे को चलते हैं। ठीक है, पीछे को घटते आएंगे बीसी में, यहाँ आते ही हम क्या करेंगे, अब आगे को हम बढ़ते जाएंगे, हम इसको बोलते हैं एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। मतलब अब आप क्या कर रहे हो कि जितने भी यहाँ जन्म के बाद आने वाली साल होंगी, वर्ष होंगी, वो क्या होंगी, वो अब गॉड के अधीन होंगे, इन द ईयर ऑफ गॉड। एडी को क्या बोलते हैं, एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। जो भी इनके भगवान हैं उनके अंदर चले। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको समझना है अच्छे से, अपने भारत के इतिहास को। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये तो अलग से बता दिया था मैंने, जैसे कि कोई, अब देखो प्रागैतिहासिक काल को हम प्रागैतिहासिक क्यों कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं, पाषाण, क्योंकि यहाँ से हमें इतनी जानकारियाँ नहीं मिली हैं, ना कोई लिखित साक्ष्य मिले हैं, ना कोई भवन इमारत टाइप की कुछ मिली हैं, क्या मिले हैं, पत्थर मिले हैं, और पत्थरों पे कहीं कहीं चित्रकलाएं मिली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिखित साक्ष्य नहीं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्रागैतिहासिक या पाषाण, लिखित साक्ष्य नहीं। ठीक है, आगे जब हम आद्य ऐतिहासिक काल में जाएंगे, लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन पढ़े नहीं गए, इसको हम क्या बोल देंगे, आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि इतिहास से जस्ट पहले का काल, उसको क्या बोलेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, यहाँ लिखित तो हैं लेकिन पढ़े नहीं गए। जैसे हड़प्पा काल में लिपि तो है, पता नहीं उन्होंने क्या लिखी है, ब्रुस्टोफेन तकनीक से, वो पढ़ी नहीं गई आज तक, क्या लिखा है वो कोई समझ नहीं पाया। आगे जब लेखन प्रणाली का विकास हो गया, चीज़ें हमें लिखित हुई, लिखित रूप में मिलने लगी, कि मैंने अब कोई चीज़ लिख दी लिपि में, अब मैं उसको पढ़ सकता हूँ सीधे, तो यानी उसको हम क्या बोलेंगे, लेखन प्रणाली। तो जब वो प्रणाली लिखित रूप में मिलने लगी हमें, तो हम किधर प्रवेश कर जाएंगे, ऐतिहासिक काल में, उसको बोलेंगे हम हिस्टोरिकल पीरियड। लिखित साक्ष्य उपलब्ध, यानी लेखन प्रणाली का विकास इधर हो गया। क्लियर, लिख लिया, आगे बढ़े। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लियर है सबको, क्या पढ़ रहे हैं हम, इतिहास। इतिहास में अब तक हमने क्या देखा कि इतिहास क्या है, इतिहास की हमें जानकारी होती कैसे है, जानकारी के स्रोत समझे। ठीक है, दो स्रोत थे, कौन कौन से, मूर्त और अमूर्त। मूर्त में क्या होता है, अमूर्त में क्या होता है, दोनों को समझ लिया आपने, अमूर्त और मूर्त। आप लेट आए हो। अब इतिहास का हमने क्या देखना था, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमने क्लासिफिकेशन में देखी थी, हमने कौन कौन से भागों में बांट के पढ़ना है, प्राचीन भारत को पढ़ना था, और मध्यकाल के भारत को पढ़ना था, और आधुनिक भारत को पढ़ना था। वेरी गुड। ठीक है, प्राचीन भारत को हमने जब पढ़ने गए थे तो हमने क्या, कितने भागों में बांट दिया था, फिर भी इसको हमने 3 भागों में बांट दिया था।
प्राचीन भाग में प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ये पता है कि हमने इनको आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक क्यों बोला, क्योंकि यहाँ लेखन प्रणाली बिल्कुल नहीं, यहाँ है लेकिन पढ़ी नहीं गई, यहाँ लेखन प्रणाली का विकास हो गया। क्लियर। अब हम प्रागैतिहासिक के बारे में जब अब जानने बैठेंगे कि प्रागैतिहासिक के बारे में कैसे जाने, तो दो चीज हमें ध्यान में रखनी है। क्या क्या? टाइम और स्पेस। ठीक है, स्पेस एंड टाइम। देखो प्रागैतिहासिक काल को हमने क्या बोला था? पाषाण काल। ठीक है, काल शब्द से तो परिचित हो ही गए। इसको हम क्या बोलते हैं? टाइम, पत्थरों का समय, पत्थरों का टाइम, पाषाण काल। ये हिस्ट्री की लैंग्वेज है, हिस्ट्री की भाषा है, पाषाण काल। और ऐसे आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ये जो खाकड़ा फाफड़ा ऐसे नाम है। पत्थर, पाषाण पत्थर को बोलते हैं, तो पाषाण काल। ठीक है, तो पाषाण काल को बांटने के लिए हम इसको भी क्या करेंगे? 3 भागों में बांट लेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? पुरा पाषाण काल। कौन कौन सा? हमने किसको बांट रहे हैं? पाषाण काल को। पाषाण काल को कितने भागों में बांटना है? 3 में। पुरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल। इस क्लासिफिकेशन को क्लियर कर लो। ये आज की क्लास जो है ना, इतनी महत्वपूर्ण क्लास है हिस्ट्री को समझने के लिए कि आपने अगर क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझ लिया, अब फिर चीज़ों को इतने इजीली याद करते जाओगे कि बहुत आसान हो जाएगी हिस्ट्री। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आप कभी भी पत्थरों के काल में खोगे नहीं, उलझोगे नहीं। कोई सा भी काल हो, क्लासिफिकेशन आप आज की क्लास को अगर कर लोगे तो हिस्ट्री को हम इजीली समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ हो रही है। ठीक है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। देखो डेट आपके में पूछेगा नहीं, कोई लिखवाना जरूरी नहीं है। ये आरंभ से 10,000 BC तक है, ये 10,000 से 6,000 तक है, ये 6,000 से 3,000 BC तक है, 3,000 BC के बाद का ये इतिहास है। कहाँ तक? 600 तक। 600 के बाद हम कहाँ जाएंगे? ऐतिहासिक काल में। हालांकि मैं लिखवा दूंगा आगे, आप धीरे धीरे, अभी मत इतना लोड लो कि सन भी याद कर लो और क्लासिफिकेशन भी याद कर लो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलो फिर से क्लियर कर देते हैं। इतिहास, इतिहास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए हमने कितना कितना कितने भागों में बांटा था? हमने 3 भागों में। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, प्रागैतिहासिक को पढ़ने गए तो प्रागैतिहासिक को हमने कितने भागों में बांट लिया? फिर से 3 भागों में। इसको हमने पाषाण काल भी बोला था, है ना? तो इसको हमने बांटा पहले पुरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। क्लियर? अब हम पुरा पाषाण काल पढ़े। पुरा पाषाण काल पढ़ने के लिए फिर हम इसको क्या करेंगे? 3 भागों में बांट लेंगे। निम्न पुरा पाषाण काल। देखो आप इसको पढ़ोगे कैसे, पूरा मत लिखना अपनी कॉपी पे। निम्न पुरा पाषाण काल जो प्रागैतिहासिक काल का पार्ट है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। पाषाण काल जिसको हम बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे पत्थरों के अलावा कुछ भी हमें और मिला नहीं। ठीक है, जो भी मिला है हम उसको समझ लेंगे कि क्या क्या मिला, कहाँ से मिला। यही सब तो सवाल बनते हैं। ये पूछ लेगा कि सबसे पहले भारत में कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले, कृषि में प्रयोग की जाने वाली या उपजाने वाली सबसे पहली फसल कौन सी थी। ये फैक्ट है। क्या है? फैक्ट। लेकिन आपको इतिहास या प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने के क्रम में स्पेस एवं टाइम का ही पता नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट आपका बना हुआ नहीं है। अब आपको कोई भी फैक्ट याद कराते हैं, करोड़ों फैक्ट है, फैक्ट की कोई सीमा नहीं है, करोड़ों फैक्ट है, अरबों फैक्ट है। लेकिन उन फैक्ट को कैसे याद रखना है, वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप। पहली कहानी सुनाई थी मैंने, कौन सी? मछली और तालाब वाली। ठीक है, उसी को ध्यान में रखना है। तो पुरा पाषाण काल को कौन कौन से भागों में बांट रहे हैं हम? 3। देखो शुरू से देख रहे हो ना, 3 इतिहास को बांटा हमने 3 में, फिर हमने बांटा 3 में, फिर हमने बांटा 3 में, फिर हम बांटेंगे 3 में। 3 तिगाड़ा, काम नहीं बिगड़ेगा, टेंशन मत लो। निम्न
मध्य और इसको हम बोलते हैं उच्च। क्या बोलेंगे हम उसका पूरा पूरा हम? आइए, स्वागत है, आप लोग लेट हो गए। क्या हुआ? आप आगे आ जाओ। अच्छा, पीछे आवाज आ रही है, ठीक है, पीछे बैठ जाओ। निम्नपुरा पाषाण काल जो कि प्रागैतिहासिक काल का पार्ट है, फिर मध्यपुरा पाषाण काल जो कि प्रागैतिहासिक काल का पार्ट है, ऐसे ही उच्चपुरा पाषाण काल। देखो, आप जब कभी भी एनसीईआरटी उठाओगे, कभी भी कोई सामान्य अध्ययन की पुस्तक उठाओगे, तो इस तरीके से तो उसमें नहीं बना रखा है, उसमें केवल लिख रखा है, हेडिंग डाल दी, उसके बारे में फैक्ट लिख दिए, हेडिंग डाल दी, फैक्ट लिख दिए। हम क्या करेंगे, उन चीज़ों को अलग तरीके से समझेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे, है ना, माइंड मैप वाइज समझेंगे। देखो, अब निम्न पुरा पाषाण काल से क्या हुआ, हमें एक फैक्ट मिलता है, यहाँ सोन संस्कृति थी, जिसको हम सोहन बोल देते हैं, सोन बोल देते हैं। सोन कल्चर था, सोन नदी है मध्य प्रदेश के पास, ठीक है, सोहन संस्कृति, सोन नदी। तो सोन कल्चर के नाम पे निम्नपुरा पाषाण काल के बारे में पता चलता है। कोई आपसे सवाल पूछेगा, फैक्ट बनाएगा कि सोन कल्चर किस काल की घटना है, सोन कल्चर, सोन नदी। तो सोन संस्कृति का हमें साक्ष्य जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? निम्नपुरा पाषाण काल से। ये क्या है? टाइम पीरियड, स्पेस एंड टाइम बता ही चुका हूँ मैं। अभी देखो, आपको ये हर जगह ये क्या मिलेंगी? यही दो चीज़ें मिलेंगी पूरी हिस्ट्री में। आपको क्या चीज़ें मिलेंगी? केवल दो चीज़ें मिलेंगी, स्पेस और टाइम। टाइम कौन सा है? पुरा पाषाण काल। और स्पेस क्या है? स्पेस यानी कि स्थान कौन सा है, देश कौन सा है? एमपी, ठीक है। एमपी कहाँ है? कहाँ है? भारत में। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत का इतिहास, ठीक है। आपको आप लेट हो गए हो काफ़ी, आधा घंटा लेट हो आप लोग, बहुत चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब धीरे धीरे समझाता रहूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल को हम जानते हैं फलक संस्कृति के नाम से। फलक का मतलब होता है कि अब जो पत्थरों के औजार थे उसको थोड़ा पैना करके बनाने लगे, फलक की तरह, है ना, फलक कल्चर। तो इम्पोर्टेंट जहां से फैक्ट जो बनता है वो बनता है उच्चपुरा पाषाण काल से। उच्चपुरा पाषाण काल से क्यों बनता है? उच्चपुरा पाषाण काल में ही जो हम आधुनिक मानव देखते हैं ना, जो आज के मानव, होमोसेपियंस जिनको बोलते हैं, वो होमोसेपियंस का विकास कहाँ हुआ था? उच्चपुरा पाषाण काल में, ठीक है। आधुनिक मानव का विकास। और क्यों इंपोर्टेंट है उच्चपुरा पाषाण काल? इंपोर्टेंट है, एमपी के अब्दुल्ला रायगंज जगह है एक, एमपी में, मध्य प्रदेश में, वहां से साक्ष्य मिले थे हमें चित्रकला के। जो जगह है भीमबेटका, शायद आपने कभी सामान्य अध्ययन किया हो तो उसमें जगह का नाम सुना होगा। सर्वप्रथम चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो ऑप्शन में आता है भीमबेटका। क्या आता है? भीमबेटका। वो कहाँ पे है? वो मध्य प्रदेश में। हम क्या पढ़ रहे हैं? पूरा सोन कल्चर भी, फलक कल्चर भी, आधुनिक मानव का विकास है। सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? एमपी में, मध्य प्रदेश में, जिसको इंडिया का हार्ट बोलते हैं। आधुनिक मानव का विकास भी जो हमें पता चलता है वो नर्मदा घाटी के पास से पता चलता है, नर्मदा नदी। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वहाँ पे जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, उस नदी के पास, उस घाटी में हमें आधुनिक मानव के विकास के साक्ष्य मिलते हैं। आपके सिलेबस में दे रखा है ना, आपको क्या करना है? मानव के विकास क्रम से लेकर महिलाओं की क्या स्थिति रही है, प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल में कैसी स्थिति महिलाओं के समक्ष रही है, वो आधुनिक काल तक हमें पूरी समझनी है। ये आपका पूरा सिलेबस है, ऐसे तो डिफाइन नहीं किया है लेकिन पूरा दे रखा है उन्होंने। आधुनिक मानव का विकास और चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? उदाहरण के लिए एमपी के भीमबेटका स्थान से। कहाँ से? एमपी के भीमबेटका, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है? तो नीचे पड़ गया ना, इसलिए नहीं आ रहा अभी। कॉपी निकाल लो आप। भीमबेटका अलग से लिख दूं? ठीक है, पूरा पाषाण काल हो गया अपना। अब हम जाएंगे कहाँ? मध्य पाषाण काल। इसकी मैं सन बाद में लिखवा दूंगा, आरंभ से 10,000 BC, 10,000 से 6,000 BC, 6,000 से 3,000 BC। अभी BC इसी में मत जाओ, चक्कर पड़ जाएगा फालतू का। केवल ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिल रही है, ठीक है। मध्य पाषाण काल में आ जाओ। इसको हम मध्य पाषाण काल क्यों कहते हैं?
क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले अब पशुपालन शुरू हो गया। ठीक है, पशुपालन, पशुपालन तो समझते हो ना क्या होता है? हाँ, ठीक है। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? इसके साक्ष्य मिले हैं हमें राजस्थान के बागौर से। कहाँ से? राजस्थान, आरजे बना दिया मैंने, समझ रहे हो ना? आरजे, राजस्थान, राजस्थान के बागौर से। अब कोई पूछे कि पशुपालन के साक्ष्य आद्य ऐतिहासिक काल में मिले हैं क्या? कोई अगर आपसे पूछे कि पशुपालन के साक्ष्य आद्य ऐतिहासिक काल में मिले हैं, तो आप क्या बताओगे? कि पशुपालन के साक्ष्य प्रागैतिहासिक काल में मिले थे। ठीक है, और उसके मध्य पाषाण काल से मिले थे। टाइम को बांटो केवल, अभी स्थान नहीं पूछ रहा हूँ। दो चीजें याद रखनी है, क्या? टाइम और स्पेस, स्पेस एंड टाइम, है ना? तो अभी मैं पूछूं आपको टाइम के बारे में, इतिहास में कोई सवाल बनता है या तो वो टाइम से बनता है या वो किसी स्थान से बनता है। तो हमें टाइम से जब पूछे जाए कोई सवाल कि पशुपालन के साक्ष्य किस समय मिले, समय आपको क्लियर है? मध्य पाषाण काल। अब आप मध्य पाषाण काल के बारे में जानोगे तो मध्य पाषाण काल किसका भाग है? प्रागैतिहासिक काल का, पाषाण काल का। क्लियर है ना? ठीक। और क्या है इसके बारे में पढ़ने के लिए? और पढ़ने के लिए है यहाँ पे प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हो गया। अब ये शब्द कैसा है? प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास। ये प्रक्षेपास्त्र का मतलब होता है धनुष, धनुष वगैरह। जैसे आज की मिसाइल देखते हो ना, जब हम उसको प्रक्षेपास्त्र करते हैं तो उसको जैसे कि धनुष हो गया, तीर हो गए, है ना? जैसे मान लो मैंने अभी पक्षी का शिकार करना है, उड़ के जा रहा है, तो उसको कैसे मारूंगा? किसी ना किसी प्रक्षेपास्त्र ही मारूंगा ना, धनुष से मारूंगा। तो उस तकनीक का विकास हो रहा है मध्य पाषाण काल में। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी है ये, कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा मैं, जो आपसे पूछा जाता है। ठीक है सर, आपके समझ में आ रहा है? ठीक। और मध्य पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में एक चीज और, कि यहाँ से युद्ध के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, कि सबसे पहले युद्ध हुआ था। अब सोचो युद्ध कहाँ से हुआ हो सकता है? युद्ध के साक्ष्य हमें मिलेंगे तो कहाँ से मिलेंगे? तो युद्ध के साक्ष्य मिले हैं हमें सबसे पहले लड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश वाले सबसे आगे रहे हैं, तो यूपी के सराय नाहर राय से। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा? युद्ध के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यूपी के सराय नाहर राय से। पूरा लिखवाऊं बोल बोल के या ऐसे ही सही है? समझ में आ रहा है? सही है ना? पूरा पूरा लिखने जाओगे तो बहुत समय लगेगा हर चीज को लिखने में। सराय नाहर राय, सराय नाहर राय प्रतापगढ़ के पास है, प्रतापगढ़ में डिस्ट्रिक्ट में ही है। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, इसको क्रांति का काल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रांति का काल। क्यों कहते हैं क्रांति का काल? क्या ऐसी क्रांति हुई कि हमने इसको क्रांति का काल कह दिया? देखो, नवपाषाण काल से पूर्व जितने भी लोग यात्रा करते थे, ट्रैवल करते थे, उनके पास कोई पहिया गाड़ी नहीं थी। यहाँ पे वो पहला पहिए का विकास करते हैं। ठीक है, पहिया का आविष्कार हुआ। ठीक है, और क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि यहां से कृषि की शुरुआत हुई, एग्रीकल्चर की। किसकी? आपसे कोई पूछे कि भारत में सबसे पहले पशुपालन से पहले कृषि की शुरुआत हुई थी या पशुपालन पहले हुआ था? पशुपालन पहले हुआ था। ठीक है, उसके बाद नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई। ठीक है, अब साक्ष्य कहां से मिले हैं? एक जगह है मेहरगढ़, पाकिस्तान में पड़ती है। हालांकि आज की डेट में अभी कुछ अध्ययन किए गए हैं तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कृषि की शुरुआत हुई थी, लेकिन हम अभी भी इसको मेहरगढ़ ही मान के रखते हैं। तो हमने कृषि की शुरुआत, और साक्ष्य कहाँ से मिले हैं हमें? मेहरगढ़ से। ठीक है, नवपाषाण काल को क्रांति का काल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जब कोई व्यक्ति खेती करने लगेगा, कोई समुदाय खेती करने लगेगा, तो वो क्या करेगा? पहले इधर उधर भटकते थे, शिकार करते थे, शिकारी जीवन था। यहाँ तक सबका शिकारी जीवन था, देख रहे हो ना? प्रक्षेपास्त्र तकनीक का मतलब क्या है? वो
तीर धनुष से क्या कर रहे हैं, पक्षियों को मार रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। अब शिकार करना बंद कर देंगे, मतलब पूरी तरीके से तो नहीं करेंगे लेकिन कम कर देंगे, क्योंकि कृषि का उन्होंने विकास कर लिया। सबसे पहले उपजाने वाला अन्न उनका जो था वो था जौ, बार्ले, है ना, बार्ले लिख लो, जौ। ऐसे बस हिंट के लिए लिख लो। आप लोग देखो, आप लोग प्रोफेसर बनोगे, टीचर बनोगे, तो आपको बस हिंट चाहिए। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, सब कुछ लिखना ही जरूरी नहीं होता। बस दिमाग में रखो कि हाँ ये चीज़ यहाँ थी, यहाँ थी, वहाँ थी, बस इतना रखो, ठीक है। कृषि शुरू, साथ में क्या रखोगे, स्थायी बस्ती का विकास या स्थायी निवास। अब लोग समूह में रहने लगे, स्थायी निवास, ठीक है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये आप लोगों का सिलेबस है, मैंने देखा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ पूरा। यहाँ तक ये समझ में आ गया, प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल समझ में आ गया पूरा। फिर से शुरू करते हैं, चलो। ये सब लोग नए आए हैं तो इनको एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। हमने क्लास शुरू करी है सामान्य अध्ययन की, ठीक है। सामान्य अध्ययन में हमने बहुत सारी विषय पढ़नी है, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, एनवायरनमेंट है और इकोनॉमी है, ठीक है। ये सारी विषय पढ़नी है हमें सामान्य अध्ययन में। लेकिन हमें इस एग्जाम के बारे में ध्यान रखना है कि हमें समाज के बारे में ज़्यादा अध्ययन करना है। सामाजिक चीज़ें जैसे कि जातियाँ, महिलाएं, है ना, जनजातियाँ और समुदाय, अन्य समुदाय, इन चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखना है। बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन में हमने सबसे पहले शुरू करी क्या, इतिहास, ठीक है। इतिहास को शुरू करने के क्रम में हमने जाना कि इतिहास क्या है, ठीक है, जाना। इतिहास को हम जानते हैं तो कैसे जानते हैं, तो हमने क्या देखा इसमें, जानकारी के स्रोत, इसकी जानकारी होती कहाँ कहाँ से हमें इतिहास से। अभी जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं तो क्या देखते जा रहे हैं कि हमें कृषि के साक्ष्य मिल रहे हैं, तो हमने कृषि के साक्ष्य के आधार पे, किसी स्थान के आधार पे हमने क्या कर रहे हैं, इतिहास की जानकारी, ठीक है। और हमने क्या देखा, इतिहास का वर्गीकरण, 3 चीजें देखी। पूरे इतिहास को पढ़ने के लिए हमने इतिहास को बांटा था 3 भागों में, कौन कौन से, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है। हाँ अभी थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक और बचा है, इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल का। हाँ बस ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट का और काम है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। वर्गीकरण हम करने गए, तो अब हम वर्गीकरण करने गए तो हमने पहला उठा लिया प्राचीन इतिहास, ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास को वर्गीकृत करने के लिए, प्राचीन भारत इतिहास को वर्गीकृत करने के लिए हमने इसको बांटा था कितने भागों में, 3 भागों में, ठीक है। सबको क्लियर है। अब जिनको एक बार क्लियर हो गया वो इधर उधर देखेंगे, क्योंकि उनको तो क्लियर है, ठीक है। इसको बांटा था हमने प्रागैतिहासिक, जिसको हमने पाषाण काल भी बोला था, और आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को अभी हमने आपको पढ़ाया था, तो प्रागैतिहासिक काल को हमने कितने भागों में बांटा था, 3 में। कौन कौन से, पुरा, पुरा लगाओ, है तो पाषाण काल ही, पुरा लगाओ। दूसरे में क्या लगाओगे, मध्य। तीसरे में क्या लगाओगे, नव। नव पाषाण काल में देखा था ना, एग्रीकल्चर का विकास, कृषि का विकास हो रहा था, स्थायी निवास, पहिए का विकास, ठीक है। मध्य पाषाण काल में क्या क्या देखा था, पशुपालन का विकास, प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास, है ना, युद्ध के भी साक्ष्य मिले थे हमें उसमें से। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को पढ़ने गए थे तो हमने इसको भी कितने भागों में बांटा था, 3 में। कौन कौन सी, निम्न, मध्य और उच्च। उच्च, हम निम्न में गए तो सोहन संस्कृति देखी, इसमें फलक देखी। उच्च में गए तो हमने क्या देखा, चित्रकला के साक्ष्य, है ना। कहाँ से मिले, एमपी के भीमबेटका से। स्थान का नाम याद करने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसे ही आधुनिक मानव का विकास देखा नर्मदा घाटी में, ठीक है। मध्य पाषाण काल देख ही लिया, नव पाषाण काल देख ही लिया, इसमें कोई डाउट।
देखो अभी मैं जितने फैक्ट और जितने कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ केवल उतना ही याद रखो, उसके अलावा मैंने एक कहानी आपको सुनाई है, उस कहानी को ध्यान में रखो। क्या होता है कि फैक्ट को हमें याद बनाए रखना है। अब आप कभी भी नवपाषाण काल के बारे में पढ़ोगे, कोई भी आपने नई चीज़ पढ़ी, तो नई नवपाषाण काल के बारे में तुरंत दिमाग में जाएगा ना कि इससे पहले मध्य था, है ना, नवपाषाण काल के बाद हमें आदि ऐतिहासिक काल पढ़ना है, तुरंत दिमाग में जाएगा और वो फैक्ट क्या करेगा, वो वहाँ फैक्ट जाके सीधे चिपक जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ने जाओगे तो आद्य ऐतिहासिक काल को भी हम 3 भागों में बांट लेते हैं। हालांकि इसमें चलिए तो 2 ही कल्चर थे साथ में, लेकिन 3 भागों में हम इसको अपने पढ़ने के हिसाब से बांट लेते हैं। हो गया डिस्कशन, शुरू करें। आद्य ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन सा? ताम्रपाषाण, ठीक है, और हड़प्पा काल, और हड़प्पा काल के बाद हम जाएंगे कहाँ? वैदिक काल में। ठीक है, क्लियर। अब मैं आद्य ऐतिहासिक काल की आज आपको ताम्रपाषाण तक क्लियर करा देता हूँ। कितने घंटे की क्लास है आपकी? 1 घंटे की है ना, हो गया। तो ताम्रपाषाण और बता दें, ये वाला 5 मिनट का टॉपिक है, उसके बाद फिर कल से हड़प्पा और वैदिक खत्म कर देंगे, फिर ऐतिहासिक काल में चलेंगे, वो 2 दिन में वो खत्म हो जाएगा, है। ओके, आप लोग कह रहे हो तो करा देते हैं जल्दी। चलो नया पेज ले लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास, आप लोग बोलते चलो फटाफट, ठीक है। उसमें हमने क्या बांटा? वेरी गुड, जिसको हमने बोला था पाषाण काल, ठीक है। हमने इसको कितने भागों में बांटा था? कौन कौन से? निम्न, मध्य और उच्च, ठीक है। हैं, यही तो पूछ रहा हूं, आप लोग बोलो। हाँ, सही है, सही है, ये गलत है, ध्यान ही नहीं है क्या? इसको हमने बोला नव, क्या बोला हमने? नवपाषाण, ठीक है। अब हम जब निम्न पाषाण काल में, इसको हमने बोला था, हाँ वेरी गुड, यही तो क्लियर करना है मुझे, और क्या क्लियर करना है? कहाँ पे क्या आएगा, यही तो क्लियर करना है क्लास में बैठ के। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को भी हमने 3 में बांटा था, निम्न, मध्य और उच्च। अब मैं आपको पूछूं कि चित्रकला के साक्ष्य किस काल में मिले, आप उच्च पुरा पाषाण काल भी बता सकते हो, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं दे रखा तो पाषाण काल भी बता सकते हो, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल भी बता सकते हो। कई फैक्ट बन गए, बहुत सारे फैक्ट बन गए। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे ऐतिहासिक काल में। अच्छा, ये लोग जो बाद में आए हैं इनको ये बात पता नहीं है कि इनको प्रागैतिहासिक, इनको आद्य ऐतिहासिक, इनको ऐतिहासिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो लेखन प्रणाली का विकास, ना कोई वैसे लिखित साक्ष्य मिले हैं। यहाँ लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन पढ़े नहीं गए हैं, यहाँ लिखित साक्ष्य लेखन प्रणाली का विकास हो चुका है, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल को हमने कितने भागों में बांटना था? ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा और वैदिक, क्लियर। अब देखो, ताम्रपाषाण काल को क्या कह रहे हैं? ताम्र का मतलब होता है तामा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो तामा और पत्थर का जो कल्चर मिलेगा हमें, वो क्या कहलाएगा? ताम्रपाषाण, ठीक है। आपके मन में इसकी एक ईयर तो है ही, वो शायद मैंने अभी नहीं लिखवाई, लिखवा दूंगा। तामा और पत्थर, स्थान कौन कौन से हैं इसके? 2 चीजें ध्यान रखनी है हमें, स्पेस और टाइम। स्थान कहाँ कहाँ से मिले हैं? 3 कल्चर मिलते हैं इसमें, हर जगह 3 ही आ रहे हैं ना, इसमें भी 3 कल्चर हैं। कौन कौन से? आहार कल्चर, जिसको आहार संस्कृति बोलते हैं। दूसरा मालवा कल्चर, जिसको मालवा संस्कृति भी बोल दो।
और तीसरी होती है जारवे कल्चर। जारवे आज के राजस्थान से मिली आहार कल्चर। आहार नहीं, आहार। एक होता है आहार जो हम खाते हैं, एक होता है आहार। आहार स्थान है राजस्थान में। मालवा, मालवा कहाँ है? एमपी में। वेरी गुड। जारवे, अब बताओ। जारवे, जारवे, जारवे कल्चर महाराष्ट्र में। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण काल मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसको ताम्रपाषाण काल इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले धातु का प्रयोग किया गया। सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी थी? तांबा, ताम्र, तांबा। ठीक है, इसको चाल्कोलिथिक काल भी बोलते हैं। क्वेश्चन यही तो बनते हैं कि सबसे पहले धातु का प्रयोग किस काल में किया गया? ताम्रपाषाण काल में। ठीक है, अब मैं क्या बताता हूँ, देखो आहार में 3 स्थान थे। आहार, बालाथल और गिलुंद। कितने स्थान है? 3। आहार में सबसे ज्यादा तांबा पाया गया था उस समय, तो हमने इसका नाम रख दिया ताम्रवती। आपको एक बात पता होगा, जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, ज्योग्राफी की क्लास में जब जाओगे तो राजस्थान से सबसे ज़्यादा तांबा मिलता है। आज भी खेतड़ी स्थान है राजस्थान में, वहाँ से सबसे ज़्यादा तांबा मिलेगा। जैसे आहार, ताम्रवती। ठीक है, ऐसे मालवा में 3 स्थान मिलेंगे, कायथा, एरण और नाबदा टोली। ठीक है, आपको बस स्थानों का याद रखना है, कौन से स्थान कहाँ से मिलने हैं बस। ऐसे ही जारवे में, जारवे में निवास, इनाम गांव और तैमाबाद। ठीक है, यहां तक पूरा क्लियर है? किसी को कोई डाउट? गिलुंद, गिलुंद यहां से पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिले थे। कहाँ पे? मालवा एमपी में जो मिला है कायथा, एरड और नाबदा टोली। ऐसे ही जारवे महाराष्ट्र में निवास, इनाम गांव और दैमाबाद। कोई भी सवाल बनेगा ना, अगर इस पूरे आद्य ऐतिहासिक काल और ताम्रपाषाण काल से बनेगा तो यहीं से बनता है। कुछ भी बनेगा, छोटी सी हिंट में आपने सब पूरा समझ ही लिया। ठीक है, आपको तो बस इशारा काफ़ी है, और पूरी विषय को जल्दी जल्दी खत्म भी करना है। पूरा लिखना नहीं है और पूरा पढ़ना नहीं है, केवल हमें क्या करना है, ओवरव्यू लेना है हर विषय का। ठीक है, थैंक यू।